नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कला की बात की थी, जिसमें हमने स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला इनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी, थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम साहित्य के विषय में बात करेंगे। गुप्त काल को केवल कला के क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्य के लिए भी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत से ऐसे महान साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं आज भी विश्व में बहुत स्थानों पर पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ देखिए साहित्य में कौन कौन सी यहाँ पर रचनाएं जो रची गई थी और इसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति गुप्त काल के अंतर्गत हुई। तो बात करते हैं साहित्य की। तो देखिए साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इस समय गुप्त काल में संस्कृत भाषा और जटिल अलंकारिक शैली का काफी विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें संस्कृत भाषा में अधिक साहित्य लिखा गया है और इसके साथ साथ जटिल अलंकारिक शैली जो होती है, जिसमें अलंकारों की प्रधानता होती है और जटिल रूप के कुछ उसमें अलंकार निरूपित किए जाते हैं। इस प्रकार की शैली इस समय का काफी विकास हुआ था। इसके साथ साथ बहुत सारे साहित्यकारों के द्वारा, जो विश्व के महान साहित्यकार रहे थे, इनके द्वारा कई साहित्यिक पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें भास द्वारा लिखा गया स्वप्न वासव दत्ता नामक जो नाटक था। इसके अलावा शूद्र के द्वारा लिखा गया नाटक मृच्छकटिकम। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस। इसके अतिरिक्त जो कालिदास थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक था उसकी रचना की। ये सभी सुखांत नाटक थे। सुखांत नाटक से तात्पर्य है कि इनका अंत सुख के साथ होता है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने रघुवंश जैसे महाकाव्य की रचना भी इसी काल में की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय जो साहित्यकार थे उच्च कोटि के, उन्होंने उच्च कोटि के साहित्य की रचना की है। इसके अलावा महाकाव्य, जो हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इसके अतिरिक्त स्मृति ग्रंथ और जो पुराण हैं, उनको अंतिम रूप भी इसी समय दिया गया, अर्थात गुप्त काल में ही दिया गया। अंतिम रूप से इनको अंतिम रूप से पूर्ण हुए महाकाव्य रामायण महाभारत, स्मृति ग्रंथ और पुराण काल में ही इनको अंतिम रूप दिया गया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इस समय संस्कृत व्याकरण का भी काफी विकास हुआ है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अमरकोश जो अमर सिंह की रचना है, और इसके अतिरिक्त चंद्र व्याकरण जो चंद्र गोमिन की रचना है, ये दो व्याकरण संस्कृत व्याकरण ग्रंथ इस समय लिखे गए थे। पंचतंत्र जैसे जो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र जैसे नीति शास्त्र की रचना, नीति ग्रंथ की रचना भी इसी समय हुई। इसके अतिरिक्त ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका और दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय जैसे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, इनकी रचना भी गुप्त काल में हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत अधिक उन्नति हुई और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार इस समय जो थे गुप्त काल के अंतर्गत हुए। और इसके अतिरिक्त जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य का तात्पर्य यह है कि केवल संस्कृत भाषा ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर की भाषाओं के अंतर्गत भी साहित्य लिखा गया। कुछ लोक इतिहासकार भी थे जिन्होंने स्थानीय भाषा में या स्थानीय जो बोलियां थी उनके अंतर्गत साहित्य की रचना की है। इस प्रकार से लौकिक साहित्य की भी रचना इस काल में हुई। और इसके साथ साथ हिंदू विधियों का संकलन भी इस समय हुआ। हिंदू विधियों से तात्पर्य हिंदू कानूनों से है। इस समय जो हिंदू कानून है उन्हें भी पुस्तकों के माध्यम से निरूपित किया गया था। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में मानी जाती है, मनुस्मृति के आधार पर नारद, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि स्मृतिकारों ने हिंदू विधियों का संकलन किया है। अपनी जो उन्होंने स्मृति ग्रंथ लिखे हैं उनमें हिंदू कानून बताए हैं और विभिन्न स्थानों पर कई बार विभिन्न प्रकार के कानूनों का निरूपण भी किया गया है। तो इस प्रकार से हिंदू कानूनों का निरूपण भी इस समय हुआ। और इसके साथ साथ ये जो हिंदू कानूनों का जो निरूपण हुआ या हिंदू जो विधियां इस समय बनाई गई थी, वो मनुष्य के जो जीवन है
के व्यवहारिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए इन विधियों का या कानूनों का संकलन इसमें इन स्मृति ग्रंथों में किया गया है। तो इस प्रकार से गुप्त काल में हिंदू विधियों का भी संकलन हुआ था। तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां गुप्त काल की हमको यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि गुप्त काल के अंतर्गत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान बिहार में स्थित था। यहाँ पर इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रवेश दिया जाता था वो एक कठिन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था विद्यार्थियों को। इस प्रकार से जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे वो पहले से ही काफ़ी अच्छे, मतलब शिक्षा के अंतर्गत काफ़ी अच्छी उन्होंने उपलब्धि हासिल की हुई होती थी। तो इस प्रकार से अच्छे विद्यार्थियों को ही, ज्ञानी विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। इसके साथ साथ लगभग 10,000 से अधिक यहाँ पर छात्र और शिक्षक इस समय थे गुप्त काल के अंतर्गत। और जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती थी वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित शिक्षा इस समय दी जाती थी। जैसा कि आपको पता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी कनिष्क के समय हुई, उसमें बौद्ध संप्रदाय दो मुख्यतः संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो यहाँ पर जो महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे अधिक हो गया था इस समय तक। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर महायान बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, इसीलिए इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर एक पुस्तकालय भी स्थित था, लाइब्रेरी भी स्थित थी, इसे धर्मगंज नाम दिया गया है। ये काफ़ी विशाल लाइब्रेरी थी, काफ़ी विशाल पुस्तकालय था। लगभग इसमें 3 अलग अलग भवन बने हुए थे। और इसके साथ साथ यहाँ के जो प्रसिद्ध कुलपति थे इस समय के वो शीलभद्र थे। और 12वीं शताब्दी के अंतर्गत एक विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, और इसके साथ साथ वल्लभी जो शिक्षा का केंद्र था वहाँ भी उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था शिक्षा के केंद्रों को। तो इस प्रकार से बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी गुप्त काल कहीं कम नज़र नहीं आता है। तो संभवतः आज जो हमने टॉपिक की बात की है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट हम विज्ञान की बात करेंगे। धन्यवाद।